अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे सेंड की है मून ने। इस वक्त वो लाहौर में रहते हैं, लेकिन उनका आबाई घर गुजर खान के अंदर मौजूद है। गुजर खान के अंदर ये उनका घर नहीं, एक पुरानी बनी हुई हवेली है जो आज भी ना सिर्फ कायम व दायम है बल्कि उसके अंदर होते ऐसे वाकयात जो उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी अफराद हैं कभी इन हालात के इतने आदी थे कि परवाह नहीं होती थी, लेकिन कुछ दिनों से वहां पे सिलसिला इस तरह का चल पड़ा है कि उनको ना सिर्फ शदीद उसी अपनी आबाई हवेली से जिससे उनको बेइंतहा प्यार है उससे खौफ आने लगा, बल्कि उन्होंने मून से रब्ता किया लाहौर में कि आप मदर साहब से रब्ता करें और उन्हें कहें हम शदीद परेशान हैं और शदीद खौफजदा हैं, हमें इस खौफ से बाहर निकालें। अभी कुछ दिनों पहले कुछ इस तरह के वाकयात जो अभी तक मुसलसल हो रहे हैं उन्होंने मुझे वो सारे बताए हैं। मैंने उनसे कहा है ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस घर को आपको बिल्कुल 100% क्लियर करके देता हूं। कोई भी ऐसी बिल्डिंग, कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसी लोकेशन जो शदीद हॉन्टेड हो, आप वहां पे अगर वीडियो कॉल के जरिए मुझसे राब्ते में हो तो आपको मैं वो घर क्लियर करके दे सकता हूं। लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं तो वो फौरी तौर पे ना सिर्फ क्लियर हो जाती है, उसके बाद कभी भी कम अज कम जिन्नात जैसी मखलूक वहां पे बसेरा नहीं कर सकती, ये गारंटी होती है। इससे पहले भी कई ऐसे मकान जिनको मैंने क्लियर किया है, आज तक उनके अंदर दोबारा वो मखलूक दाखिल नहीं हो सकी। इस तरह उनको मैंने कील लगा के गाड़ दिया था, कील से दायरा कड़ा कर दिया था कि अब उस मखलूक का उन घरों के अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। तो कहानी को तरतीब से आपको सुनाता हूं। अभी जो वाकयात हो रहे हैं रिसेंटली वो मैं आपको आखिर में सुनाता हूं। ये कहानी उनके आबाओ अजदाद ने बनाई। ये जो हवेली है, पुरानी हवेली, उनके आबाओ अजदाद ने बनाई थी। इस हवेली के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं इस हवेली के रहने वालों को बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ जानते हैं बल्कि उनके दिलों में उनके लिए बे इंतहा एहतराम पाया जाता है। इस हवेली के बड़े से गेट के अंदर आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो वहीं पे आपको बिल्कुल दरमियान में एक बेरी का पुराना बड़ा सा दरख्त मिलता है और उससे आगे जाते हैं तो लाइन में बने हुए वो कमरे हैं। जो लेफ्ट साइड के जितने भी कमरे हैं ये पुराने हैं, बहुत ही पुराने, क्योंकि जब इस हवेली को बनाया गया था, इसकी 4 दीवारी की गई थी, तो अंदर ही लेफ्ट साइड के ऊपर काफी ज्यादा कमरे बना दिए गए थे। वक्त गुजरने के साथ एहसास हुआ कि मजीद कुछ और कमरे तामीर किए जाएं, तो राइट साइड का जो खाली प्लाट पड़ा था हवेली के अंदर ही, 4 दीवारी के अंदर ही, वहीं पे नए कमरे बना दिए गए जो सीमेंट से बनाए गए। और इस छत को भी तकरीबन 3 से 4 सीढ़ियों के बराबर ऊंचा रखा गया। जो पहले कमरे बने हुए थे वो कच्चे बनाए गए थे, उनकी छतें जो थीं वो कच्ची थीं, लेकिन जो साथ ही और नए कमरे बनाए गए वो सीमेंट के पक्के कमरे बनाए गए थे। लेकिन दोनों जो छतें थीं उनके बीच में इतना गैप था कि अगर सीढ़ियां बनाई तो उन्होंने 3 से 4 सीढ़ियां बना दी एक छत से दूसरी छत पे जाने के लिए। जिस तरह आप ज़मीन से छत पे जाने के लिए 10, 12, 15 सीढ़ियां अबूर करके ऊपर पहुंचते हैं, तो इस छोटी नहीं, एक बड़ी सी छत जो थी उस पर आप चढ़ते थे और वहीं सामने ही एक और ऊंची छत नजर आती जिसकी और फिर 3 से 4 सीढ़ियां चढ़ के आप उस छत तक पहुंच जाते। ये हवेली
हमेशा से इस तरह आबाद नहीं थी कि इसके हर कमरे के अंदर कोई ना कोई बसेरा रखता था, बल्कि अक्सर कमरे खाली रहते थे। घर के अफराद इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कोई भी मिलने के लिए आ जाता, रहने के लिए आ जाता, तो उसके बावजूद कि इतना ज़्यादा लोग जमा होते, फिर भी इस हवेली के काफ़ी कमरे खाली होते। हाँ, जो पहले हवेलियाँ बनाई जाती थी वो ऐसी ही बनाई जाती थी। लाइन के अंदर कमरे बनाए जाते, जब कमरों में दाखिल होते तो अंदर एक और दरवाज़ा होता। आप उस दरवाजे से दाखिल होते तो दाखिल होते ही आप एक और रूम में पहुंच चुके हो। ना सिर्फ एक और रूम में पहुंच चुके हैं, बल्कि उस रूम के एंड पे भी एक दरवाज़ा है, जिसको आप खोलेंगे तो आगे फिर आपको एक कमरा मौजूद मिलेगा। और इस हवेली का लेफ्ट साइड का जितना भी पोर्शन था वो सारा पुराना बना हुआ कच्चा है। आज भी ये हवेली कायम व दायम है। इस हवेली के बहुत से वाकयात हैं जो मशहूर व मारूफ वाकयात हैं। बुजुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने जब इस हवेली को बनाया था, उस वक्त क्या वाकयात हुए, आज की जो नस्ल है वो तो नहीं जानती। जो इनकी आंखों ने देखे और कुछ वाकयात उन बुजुर्गों से महसूस हुए, तो वो थे कि जब इस हवेली को बनाया गया और इसके काफ़ी कमरे वीरान रहते थे, बंद रहते थे, कोई भी नहीं जाता था, तो एक वक्त ऐसा आया कि घर वालों ने कुछ ऐसी अजीबो गरीब वहाँ पे हरकतें देखी कि वो समझ गए कि इस हवेली में सिर्फ इंसान बसेरा नहीं रखते, उनके साथ कोई और मखलूक भी है, जिसका वजूद इस अंदाज में है कि आंखें देख नहीं पा रही, लेकिन वो जो मंजर सामने हुआ है वो गवाही है इस बात की कोई और भी यहां रहता है। उसी हवेली के बने हुए इन कमरों में से कुछ कमरे जिनकी खिड़कियां खुली रहती थी कि एक दिन घर के मकीन वहां से गुजरने लगे तो लगा अंदर कोई आवाज आ रही है। ये शाम का टाइम था। इस कमरे में तो कोई भी नहीं है, तो आवाज किस चीज की आ रही है। वो चलते हुए उस खिड़की के पास गए। अंदर जो उन्होंने मंजर देखा, वो कमरा खाली तो नहीं था, उसके अंदर सामान तो मौजूद था कि उनकी आंखों ने देखा वो जो प्याला जिसके अंदर चाय पी जाती थी, जो मिट्टी के बने हुए प्याले, मिट्टी के नहीं, कांच के भी नहीं, चीनी के हम उनको बोलते हैं, पहले होते थे, वो जो बर्तन कुछ सजाए गए थे साइड पे, उन्होंने देखा 2 से 3 वो जो प्याले थे वो हवा में बाकायदा उड़ रहे थे। घर की एक खातून ने ये मंजर देखा तो वो हैरान हो गई, क्या मेरी आंखों का वहम है या हकीकत में कोई प्याले हवा में 2-3 उड़ रहे हैं। कुछ देर वो इस मंजर को देखती रही, भागी बुलाने के लिए कि मैं किसी और को बुला के दिखा सकूं मेरा वहम है या उनकी आंखें भी ये मंजर देख सकती हैं। और ऐसा ही हुआ, घर के बाकी लोग भी आए तो उन्होंने भी इस मंजर को अपनी आंखों से देख लिया कि फ़ज़ा के अंदर अभी भी 2 से 3 प्याले उड़ रहे थे और उन्हीं की आंखों के सामने ही वो ज़मीन पे एक प्याला गिरा और टूट गया और बाकी 2 प्याले जहां से उठाए गए थे वहीं से उड़ते हुए वापस उसी जगह पे पहुंच गए। ये पहली दफ़ा थोड़ा हुआ था, ये तो इस हवेली की शुरुआत थी। वो जो यहां रहते थे, जो आंखों को नज़र नहीं आते थे, वो अपने वजूद का इस अंदाज में एहसास दिला रहे थे। फिर उन्हीं कमरों में जो दूसरी दफ़ा उन्होंने मंजर देखा, वहाँ पे बिस्तर लगे होते थे, बिस्तर को फोल्ड करके रख दिया जाता था। ये कमरे इसलिए थे, कभी कोई मेहमान आ जाए रहने के लिए तो वो कमरा बिल्कुल सेट होता था, चारपाइयाँ उसके अंदर बिछी हुई थी, बिस्तर भी फोल्ड होकर रखे हुए थे, कोई आके लेटना चाहे तो फ़ौरन बिस्तर खोले और लेट जाए। उन्हीं दिनों उन्होंने देखा कि एक बिस्तर उन्हीं की आंखों के सामने इस अंदाज में खुल रहा है जैसे कोई मौजूद है और उस बिस्तर को, लपेटे हुए बिस्तर को खोल के सीधा कर रहा है। यहाँ तक कि इस अंदाज में बिस्तर को बिछा दिया गया जैसे कोई उस पे सोने के लिए उस बिस्तर को बिछा रहा हो। लेकिन अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ। जान चुके थे कि किसी ने बिस्तर को खोल के अपने लिए बिछाया है, तो जो भी है बिस्तर को बिछा रहा है या इंसानों को दिखा रहा है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है कि हम यहाँ मौजूद हैं, कि वहीं उनको अक्सर शाम को कभी कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ आती। अक्सर वो रात को सोए होते तो उनको लगता कि कोई औरतें हैं जो मिलके बातें कर रही हैं और हंस रही हैं।
उन्हीं के नाना अबू एक दिन रात को वॉशरूम जाने के लिए जब उठे और सहन से गुजर कर वॉशरूम की तरफ जाने लगे तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा, उन्हीं कमरों के बाहर 2 से 3 काले स्याह छोटे छोटे बच्चे थे जो दरवाजे के बाहर खड़े खेल रहे थे। उन्होंने उन बच्चों को खेलते हुए देखा। वो खड़े इसके बावजूद के बच्चों को देख रहे थे। बच्चों ने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और खेलते रहे। वो वॉशरूम गए और अपने बिस्तर पर जब सो रहे थे, दोबारा से लेटे तो सोच रहे थे कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो इस मंज़र को तो बर्दाश्त कर गया हूँ, घर के किसी और फ़र्द ने इस मंज़र को देखा तो वो यकीनन परेशान हो जाएगा। सुबह उठे और ऐसे मसरूफ़ हुए कि घर वालों को जो ताकीद करनी थी वो भूल गए। लेकिन उसी शाम घर वालों ने भी एक मंज़र देखा। अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था कि शाम हुई थी। उनकी आंखों ने मंजर देखा कि उसी कमरे की खिड़की के अंदर 2 बच्चे खड़े हुए हैं और बाहर उन्हीं इंसानों को देख रहे हैं जो इस घर के, इस हवेली के मालिक हैं। नंगे धड़ंगे बच्चे, उनके वजूद पर कोई कपड़ा नहीं था, वो काले स्याह थे, बिल्कुल इंसान के बच्चों की तरह। लेकिन इंसान का बच्चा जब इतना छोटा होता है तो इस तरह खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाता है। जैसे इंसान का बच्चा 6 से 8 माह का हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का हो। लेकिन ये दोनों बच्चे इस अंदाज में अलर्ट खड़े थे जैसे ये चलते नहीं, भागते फिरते हैं। ना सिर्फ वो घर वाले डर गए बल्कि एक फिजिकली बच्चों को देख रहे थे तो उनके लिए खौफनाक मंजर था। और जब रात को उनके नाना अबू घर पहुंचे, ये मून के नाना अबू हैं, तो उनको सारा मंजर बताया गया तो वो बोल पड़े, यही तो मैंने ताकीद करनी थी लेकिन ऐसा मसरूफ़ हुआ, बताना भूल गया कि ये मंज़र मैं भी देख चुका हूँ और आप लोगों को भी ये मंज़र नज़र आ सकता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस ये करना है, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी। अल्लाह की ये मखलूक है, यहाँ पे रहती है, उसका बसेरा है, कोई बात नहीं। अगर अल्लाह की मखलूक आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, तंग नहीं कर रही, वहाँ पे बसेरा रख रही है तो इसमें कोई कबाहत नहीं, आप उनको रहने दें। बस उनकी तरफ जितना तवज्जो देंगे वो उतना आपकी तरफ अलर्ट होंगे। नाना अबू ने तो ताकीद कर दी लेकिन ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। ऐसा शुरू हुआ कि फिर अक्सर वो बच्चे खेलते नहीं, भागते हुए नजर आते। इतने छोटे बच्चे जैसे 6 से 8 माह का बच्चा जो चल भी नहीं सकता, अपने सहारे बैठ भी नहीं सकता, वो बच्चे तेजी से भागते फिरते, लेकिन सिर्फ उन कमरों की तरफ जो अक्सर बंद होते थे। अब ख़वातीन के दिल में खौफ तो था लेकिन इसी घर में रहना था और नाना अबू ताकीद कर चुके थे कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप दिन को इन कमरों में जा सकते हैं। बस रात को कोशिश करें कि कोई भी ऐसा सामान या कोई चीज़ है जो आपको चाहिए तो आप पहली बात कोशिश करें ना जाएं। अगर जाना भी पड़े तो 2 से 3 लोग अंदर जाएं, दरवाज़ा नॉक करें, दरवाज़ा खटखटाएं और उसके बाद अंदर जाएं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। बच्चे अक्सर नज़र आते, हंसने की भी आवाज़ आती, औरतों के रोने की भी आवाज़ आती और कोई ना कोई मंजर इसी तरह नज़र आता रहता। अब घर वाले आहिस्ता आहिस्ता आदी होते जा रहे थे क्योंकि उन बच्चों ने, हंसने की आवाज़ों ने, रोने की आवाज़ों ने, कभी बर्तन उड़े या जिस तरह बिस्तर खुल गया, कभी कोई कुछ ना कुछ उनको नज़र आ रहा है उस घर के अंदर, तो लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था, कभी किसी को तंग नहीं किया गया, तो सब खामोशी के साथ रह रहे थे। उन्हीं दिनों उन्होंने एक फ़ैसला किया कि एक बाथरूम सा बनाया जाए बेरी के दरख्त के बिल्कुल बैक साइड पे, दीवार के साथ एक बाथरूम बनाया जाए और उसके साथ दीवार को तोड़ के रास्ता बनाया जाए, कैरी डब्बा ताकि अंदर आ सके और कैरी डब्बा यहाँ से खड़ा कर दिया जाए, गली से आ सके, मेन दरवाजे से नहीं। वहीं पे एक मिस्त्री को बुलाया गया और उसको कहा गया कि ये बना दो, जिस तरह गांव के अंदर होता है। मिस्त्री आ गया, उसने कहा जी कोई मसला ही नहीं, मैं बना देता हूँ। सो उसने वॉशरूम बनाना शुरू कर दिया। तकरीबन वॉशरूम मुकम्मल हो ही चुका था, उसको सीमेंट लगाना था कि उसके साथ वाली अब दीवार को तोड़ने का मरहला आया। उसको 3रा दिन था काम करते हुए और 3रे दिन जैसे ही उसने दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा दीवार पे मारा, जो भी उसके पास सामान था तोड़ने के लिए, उसने जैसे ही दीवार पे मारा, उसी लम्हे एक इंतहाई जोरदार थप्पड़ था जो उसके गाल पे पड़ा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो शख्स ज़मीन पे गिर गया और बेहोश हो गया।
घर में चीखो पुकार शुरू हुई। थप्पड़ की आवाज़ दूर दूर तक घर वालों ने भी सुन ली थी। सब अपने कमरों से निकल आए थे। ये कैसी आवाज़ थी, किसको थप्पड़ पड़ा है? तब उन्होंने देखा वो बेहोश पड़ा है। मर्दों को बुलाया गया और जब मर्दों ने आके उसको उठाया, होश में दिलाया, तो पता लगा उसका मुंह बिल्कुल ही इस अंदाज में मुड़ चुका है कि उसके होंठ टेढ़े हो चुके हैं, उसका गाल टेढ़ा हो चुका है। लेकिन उसकी आंखें बताती थी वो शदीद खौफजदा है। थप्पड़ की तो लोगों ने आवाज़ सुनी थी, जो भी पता लग गया था इसको पड़ा है, लेकिन उसने क्या देखा था? सब उससे पूछ रहे थे कि तुमने क्या देखा है, तुम्हारी आंखों में खौफ है, बताओ क्या हुआ है। लेकिन जब भी उससे पूछा जाता तो उसकी आंखों में और खौफ उतर आता, वो बता ना सकता, मजीद खौफजदा हो जाता। इंतज़ार करने लगे कि ऐसा ऐसा उसको घर छोड़ दिया गया कि ठीक हो जाएगा, बताएगा, लेकिन हुआ ये कि बजाय कि वो बताता, ठीक होता, वो फालिज का शिकार हो गया। उसका मुंह जिस अंदाज में टेढ़ा हो रहा था, उसी अंदाज में ऐसा फालिज हुआ कि पक्का ही उस बेचारे का मुंह टेढ़ा हो गया, उसको फालिज हो गया। फिर वो कभी बोल ना सका। फिर वो बिस्तर पर पड़ा रहा और बिस्तर पर ही अल्लाह को प्यारा हो गया। अब घर वाले परेशान थे कि क्या हुआ है, उससे क्या गलती सरजद हुई है या क्या हुआ है, कोई नहीं जानता था। एक राय कायम की गई थी कि वो तो काम ही कर रहा था। इतना पता था कि वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बाथरूम बना चुका था, सीमेंट करना बाकी था बाथरूम को, और थप्पड़ पड़ा था। खैर उन्होंने जैसे कैसे सीमेंट करा दिया, लेकिन वाक़यात इस तरह होते रहे। घर वाले मुख्तलिफ चीज़ें महसूस करते रहे। अब क्योंकि घर वाले आदी हो चुके थे चीज़ों को, पता था कि ये वाले जो कमरे हैं, अकेला दिन की रोशनी में भी कोई नहीं जाता, अगर किसी ने जाना होता था तो एक खौफ होता था। जो बुज़ुर्ग होते थे वो चले जाते थे, औरत या मर्द, और नौजवानों में से किसी को जाना पड़ता, 2-3 फैमिलियाँ इस हवेली में रहती थीं, तो वो अकेले की बजाय किसी को साथ ले लेते, दरवाजे पे खड़े होकर ठक 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 नॉक करते, आगे बढ़ते, और उसके बाद जो सामान उठाना होता सामान उठा के जल्दी से वापस आ जाते। मून कहते हैं मैं भी अक्सर जब जाता था, एक कमरा ऐसा था जिसको कोई भी नहीं जाता था, वो सबसे एंड पे था। पहला दरवाज़ा खोलें कमरे का, उसके आगे एक और दरवाज़ा था दूसरे कमरे का, उसका दरवाज़ा खोलें तो फिर उसके आगे एक और कमरा था, तीसरा कमरा। वहां कोई भी नहीं जाता था, हर वक्त अंधेरा रहता था, वो हर वक्त बंद रहता था। मून और 2-3 लोगों ने ऐसे प्रोग्राम बना के एक दिन को फैसला किया कि अंदर जाके देखें तो सही क्या है बंद पड़ा हुआ है। और वो कहते हैं जब हम अंदर दाखिल हुए तो ऐसे सांस सा बंद होना शुरू हो गया। दिन की रोशनी थी बाहर, लेकिन इस कमरे में घुप अंधेरा था, जैसे ऐसे तारीक रात में घुप अंधेरा होता है, ऐसा ही एक खूब अंधेरा था कि हम कुछ देर खड़े हुए, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई ऐसा मौजूद है। यह हमारा खौफ था कि हमें सांस नहीं आ रही थी। कि उनमें से एक लड़का बोला यार मेरा दम घुट रहा है, दूसरा बोला हाँ यार मेरा भी दम घुट रहा है, और सारे बोले हाँ यार हमारा भी दम घुट रहा है, और जल्दी से वापस आ गए। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब इस हवेली और उस हवेली के अंदर रहने वाले जो दूसरे थे उनसे लोग मानूस हो चुके थे। वहीं पे एक लड़का जिसका नाम, ये रियल नेम है अब्दुल्ला, और मून भी रियल नेम है, जिन्होंने कहानी भेजी है, मेरे बहुत प्यार वाला बच्चा है मून। अब्दुल्ला अक्सर मून को फ़ोन करता, इन्हीं दिनों में, पिछले दिनों की बात, यह तकरीबन हफ्ता हुआ इस बात को, और उसे काम के सिलसिले में बहुत सारी बातें करता। मून उसको टाइम देता, और कभी कभी बिजी होता तो वो सोचता अच्छा यार फारिग होकर इसको कॉल करता हूँ। तो कुछ दिनों तक उसकी कॉल नहीं आई। वो परेशान हो गया, क्या हुआ, अब्दुल्ला की कॉल नहीं आई। तो उसने अब्दुल्ला से पूछा क्या हुआ है अब्दुल्ला, तुम्हारी कॉल नहीं आई, हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया है। तो फिर अब्दुल्ला ने वो बात बताई जिसको सुन के मून भी काफ़ी डर गया। उसने कहा अब्बू सऊदीया से घर आए हुए हैं, उसी हवेली में। मून के वो ताया अब्बू लगते हैं। जब से वो सऊदीया से आए हैं तो गांव के लोग अक्सर उनसे मिलने के लिए घर आते रहते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, और इन दिनों उनके ताया अब्बू का इस तरह का रश लगा हुआ था कि लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन उससे पहले एक और वाकया मुझे याद आ गया, उनके फुफ्फा का। ये जो वाकया अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ आखिर वाले, इनसे पहले इनके एक फुफ्फा थे। अक्सर वो गाने लगा के ऊंची आवाज़ में अपने कमरे में गाने सुनते थे। नाना अबू ने उनको 1-2 दफ़ा मना किया कि इतनी ऊंची आवाज़ में गाने ना सुना करो, पहली बात है गाने ना सुना करो, नमाज कुरान पढ़ा करो, इस हवेली में कम से कम गाने ना सुनो, सुनने हैं बाहर जाके सुन लो।
फिर भी बहुत मजबूरी है, तुमने सुनने हैं तो ऊंची आवाज़ ना किया करो। लेकिन वो बाज नहीं आए। नाना अबू एक दिन घर नहीं थे। उन्होंने रात के टाइम, तकरीबन ये इशा के बाद का टाइम था, कि उन्होंने गाने लगाए हुए थे ऊंची आवाज़ में। वो आवाज़ हवेली के हर कमरे तक जा रही थी कि घर वालों ने एक चीख की आवाज़ सुनी। ये चीख किसी और की नहीं, उनके फूफा की चीख थी। और वो एक पहली चीख मारने के तार लगातार चीखते जा रहे थे। सारे घर वाले एकदम से भागे उसी कमरे की तरफ जहां पे फूफा लेटे थे। और जब वहां जाके मंजर देखा तो फूफा अपनी चारपाई से नीचे पड़े थे, चारपाई उनके ऊपर पड़ी हुई थी। सब हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ कि फूफा जमीन पे पड़े हैं और चारपाई उल्टी उनके ऊपर पड़ी है। जल्दी से उनको उठाया गया, चारपाई को हटा के उनको पानी शानी पिलाया गया, नॉर्मल किया गया। जब बेहतर उनकी हालत हो गई तो उनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया मुझे और ज़्यादा पता नहीं, मैं तो गाने सुन रहा था, चारपाई पे लेटा हुआ था कि मेरे ये महसूस हुआ कि मेरी चारपाई हिलना शुरू हो गई है। जैसे ज़लज़ले के वक्त चारपाई ऐसे हिलती है तो मैं ऐसे ही टेप रिकॉर्डर ऊपर रख के लेटा हुआ था कि जल्दी जैसे ही चारपाई हिलना शुरू हुई है तो मैं चौंका हूँ, कहीं ज़लज़ला तो नहीं आ रहा। मैं जैसे ही चौंका हूँ और उठने की कोशिश की है तो उसी लम्हे मैंने महसूस किया है कि मेरी चारपाई बाकायदा फ़ज़ा में उड़ गई है। मैं उठ के बैठा हूँ तब मेरे नीचे निगाह पड़ी है, मैंने पाँव लटकाए हैं तो मैंने देखा है मेरे पाँव ज़मीन पर टच नहीं हो रहे, मेरी चारपाई ऊपर हवा में लहरा रही है। और मैं समझ गया किसी चीज़ ने जो इसी घर में रहती है मेरी चारपाई को हवा में उठा दिया है। अब मैंने फैसला किया कि मैं जल्दी से छलांग लगाऊं और निकलूं यहाँ से। ये सोच ही रहा था कि वही चारपाई जो हवा में उड़ रही थी वहीं से मुड़ी है, मैं नीचे ज़मीन पे गिरा हूँ और चारपाई मेरे ऊपर आकर गिर गई है। तभी मैंने चीखें मारना शुरू कर दी है। नाना अबू आ गए, उनको बात बताई गई तो उन्होंने उस वक्त कहा मैंने इसलिए मना किया था, मुझे पता है कि उस मखलूक को ये तुम्हारी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं आएगी रात के टाइम, इसलिए हो सकता है वो नुकसान पहुंचाएं। और तुमने मेरी बात को फॉलो नहीं किया, नतीजा यही हुआ कि उन्होंने तुम्हारी चारपाई समेत तुम्हें नीचे ज़मीन पे पटक दिया। अब मैं अब्दुल्ला की वो जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा था, उससे पहले इनकी एक खाला या फुफ्फो, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया है वो रहने के लिए, क्योंकि उनके ताया जो अब्दुल्ला के वाले साहब हैं वो आए हुए हैं सऊदीया से, वो भी उनसे मिलने के लिए गई। बहुत दूर है, शहरी आबादी से जाते हैं, वहाँ पे एक लंबा सफ़र करके जाते हैं। तो हवेली के कमरे तो कई हैं जो खाली पड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि आप यहीं रुक जाएं। और वो भी इसी नीयत से गए थे 2-3 दिन वहीं हवेली में रहेंगे, वापस आ जाएंगे। तो इनको एक कमरा जो मून कहते हैं, जो हमारे लिए अक्सर ये बंद रहता था कि जब भी हम जाते थे हमारा कमरा था, वही कमरा खोल कर दे दिया गया कि आप यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कीजिए। उनकी फूफो बताती हैं कि मैं रात का तकरीबन कोई 8, साढ़े 8 या 9 बजे का टाइम होगा, मैं कमरे में लेटी हुई थी कि जो पीछे वाला, इसी कमरे के पीछे जो एक और दरवाज़ा है एक और कमरे का, कि मुझे बिस्तर पे लेटे लेटे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो जो दरवाज़ा है उस कमरे का हल्का सा हिला है। मैंने लेटे लेटे उसी दरवाजे की तरफ देखा और जब मुझे ये महसूस हुआ ये दरवाज़ा हल्का सा हिला है तो मैं दरवाजे को घूरना शुरू हो गई। मेरे घूरते ही घूरते दरवाज़ा फिर हिला है, लेकिन पहले से ज़्यादा ज़ोर से हिला है। कौन है यहाँ पे इस वक्त, दरवाज़ा क्यों हिला है? वो कहती हैं अभी मैं इस बात को सोच ही रही थी कि उठूं और बाहर जाऊं, किसी को बुलाऊं, या क्या मंजर है, क्योंकि रात का टाइम था। अभी मैंने सोना नहीं था, वैसे ही ज़रा लेटी थी कि एकदम से मैं अपनी चारपाई से जल्दी से उठकर बैठ गई। अभी मैं चारपाई के ऊपर उठ के बैठी ही थी कि मेरी आंखों ने मंजर देखा, वो सामने वाला दरवाज़ा जो हिला था आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। और वो खुद से नहीं खुल रहा था, बाकायदा एक इंसानी हाथ थे, 2 इंसानी हाथ जो किसी औरत के थे, क्योंकि उसके नाखून काफ़ी बढ़े हुए थे, और वो दरवाज़ा खोल रही थी। उस औरत ने दरवाजे को खोल दिया।
और उसी चारपाई पे बैठे हुए जिसको मैंने सामने अब खड़े हुए देखा, वो एक औरत थी जिसने सफ़ेद कलर का शलवार कमीज पहन रखा था। पांव उसके जूती के बगैर थे, नंगे पांव। हाथ मैंने उसी वक्त देख लिए थे जिसके नाखून बड़े हुए थे जब उसने दरवाजा खोला था। बाल उसके खुले हुए थे। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश, ऐसा खौफ सा था। वो थी बिल्कुल एक इंसान की तरह, जिस तरह इंसान होती है, लेकिन उसकी आंखों में देखने से ऐसे लगता था जैसे इंसान पत्थर का बन जाएगा। उसकी आंखों में देखते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे लगा कि मैं सांस लेना भूल रही हूं। उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत सी थी, उसकी आंखों में ऐसा खौफ सा था कि उस औरत को देखते ही मैं अपनी जगह पे बुत सी बन गई। हिलना जुलना मेरा बंद हो गया, यहां तक कि मुझे लगा मुजस्सम सी हो गई हूं, पत्थर की बन गई हूं। कि उस औरत ने कुछ देर वहां पे खड़े होकर मुझे घूरती रही और उसके बाद उसने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म के अंदर जान आ गई है। जब तक वो सामने खड़ी थी और मेरी आंखों में आंखें डाले देख रही थी, मैं हिलजुल नहीं रही थी, हिल ही नहीं पा रही थी, सिवाय इसके कि एक सांस था जो जिंदा रहने के लिए मैं ले पा रही थी और सांस खारिज कर पा रही थी। और बाकी मेरा जिस्म ऐसे था साकेत पत्थर का बना हुआ। जब वो दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई तभी मैं जल्दी से उठी और भागकर बाहर आ गई और सबको बताया कि ये अंदर हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आए आपका सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। और यूं उन्हीं की फरमाइश पे उनको ये कमरा दिया गया था। घर उन्होंने कहा था आप जो कमरा लेना चाहें, तो उन्होंने खुद ही फरमाइश की थी मुझे ये कमरा चाहिए, तो उन्होंने उनको ये कमरा दे दिया था। इससे पहले आज तक इस कमरे में कम से कम कोई वाकया नहीं हुआ था, तभी उन्होंने भी इस कमरे का इजहार किया था कि मुझे इस कमरे में रहना है। वो भी जानती थी जो परली साइड पे पुराने बने हुए कमरे हैं वहाँ पे ज़्यादा वाकयात होते हैं, जो सीमेंट वाले नए बने हुए कमरे हैं यहाँ पे नहीं होते, लेकिन आज यहाँ पे भी हो गया था। ये अभी की बात है, ज़्यादा पुराना वाकया नहीं है। लेकिन इस वाकये के बाद जो एक और वाकया हुआ है वो अब्दुल्ला के साथ हुआ है। अब्दुल्ला अक्सर फ़ोन करता मून को लाहौर में काम के सिलसिले में कि ये वीडियो कैसे करनी है, ये यूट्यूब पे क्या चढ़ाना है, ये इस तरह की वो सारी पूछता रहता। तो कहते हैं ये 8:30 बजे का टाइम था। सारे वो जो नए कमरे बने हुए हैं उसके अंदर घर वाले भी और बाहर से लोग अब्बू से जो मिलने के लिए आए हुए थे वो वहीं बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी, चाय चल रही थी, सारे घर वाले वहीं पे जमा थे। अब्दुल्ला कहता है कि मुझे लगा कि अब मैं उठ के मून से बात कर लूँ, उससे पूछूँ कि यार वो मैंने तुमसे पूछा था, तुमने अभी तक मुझे टेक्स्ट करके बताया नहीं, काफ़ी देर हो गई है, तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। मून कहते हैं हाँ उसने मुझे वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था लेकिन मैंने अभी तक सुन नहीं सका था, मैं मसरूफ़ था, तो मेरा था मैं फ़ारिग होकर सुनता हूँ, तो बस मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं सुन नहीं सका। अब्दुल्ला ने अपना एक रूम जिसके अंदर कंप्यूटर वगैरह सेट किया हुआ है, उन कमरों में से एक बिल्कुल लास्ट में जो एक कमरा बना हुआ है वहीं पे उसने अपना कमरा सेट किया हुआ है। मून कहते हैं ये वो कमरा है जिसके अंदर मैंने भी अपनी आंखों से बहुत सारे वाकयात देखे थे। एक रात वहीं पे ही मेरा स्टे था कि उसी कमरे के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सीपीयू पड़ा हुआ है, मॉनिटर पड़ा हुआ है, मैं उस कमरे के बाहर बैठा था कि मुझे आवाज़ें आ रही थी कि अंदर जो 3 कुर्सियाँ पड़ी हैं उनको कोई घसीट रहा है। मैंने आवाज़ को सुना तो मुझे लगा ये मेरा वहम नहीं है, अंदर कोई है जो कुर्सियों को घसीट रहा है। मैं उठा हूँ और अंदर कमरे में गया हूँ तो मैंने देखा अब कुर्सियों की आवाज़ नहीं आ रही, कुर्सियाँ अपनी जगह पर पड़ी हैं। मैंने क्या किया, उन कुर्सियों को इकट्ठा किया और जैसे कुर्सी के ऊपर कुर्सी रख देते हैं फिर उसके ऊपर कुर्सी रख देते हैं, 3 कुर्सियाँ इस अंदाज में रख दी कि एक दूसरे के ऊपर 3 कुर्सियाँ मैंने रख दी और बाहर आकर फिर से बैठ गया। बाहर जाना था, किसी का इंतज़ार कर रहा था कि फिर मेरे कानों ने वहीं बाहर बैठे हुए अभी कोई 1.5-2 मिनट 3 मिनट हुए होंगे कि फिर से मैंने कुर्सियों को घसीटने की आवाज़ सुनी। और जैसे मेरे कानों में कुर्सियों को घसीटने की आवाज़ आई तो मैं एकदम से उठा और अंदर की तरफ गया और तभी मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो कुर्सियां फिर से उसी तरतीब से रखी हुई थी जैसे थोड़ी देर पहले थी। मैंने तो उनको एक दूसरे के ऊपर उठा के रख दिया था, लेकिन उससे पहले जिस तरह पड़ी हुई थी अब फिर से किसी ने वो जो एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां थी उनको उठा के पहले वाली तरतीब से रख दिया था। और ये मेरी आंखों के सामने हुआ था, बस मैं बाहर निकला था और पीछे किसी ने ये कर दिया था, जबकि अंदर और कोई भी नहीं था।
चारपाइयाँ घसीटने की आवाज़, बच्चों की खेलने की आवाज़, रोने की, हंसने की, ये इस तरह की तो बेइंतहा इस हवेली के अंदर आवाज़ें थीं। लेकिन जिस वक्त सारे फैमिली मेंबर जो अब्दुल्ला के वाले साहब से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वो सऊदीया से आए हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे, तो अब्दुल्ला कहता है मैं उठाऊं कि मैं कॉल कर लूं मून को कि यार अभी तक मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। 8:30 बजे का तकरीबन ये टाइम था। वो कहता है मैं चलता हुआ अब उस सिमत जा रहा हूं जिस सिमत में वो कमरा जहां पे लैपटॉप, जहां पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है। यानी एक तरफ वो सीमेंट के बने हुए राइट साइड पे कमरे हैं और उसके साथ ही लाइन के अंदर बने हुए दरमियान से ही पुराने कमरे शुरू हो जाते हैं, जिनकी अक्सर छतें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, इतनी खस्ता हालत में है कि वो गिर भी सकती हैं, क्योंकि वो अब इस्तेमाल में नहीं है, जो पीछे वाले कमरे हैं। तो मैं चलता हुआ, क्योंकि आदी हैं उस घर में रहते हैं, तो अब्दुल्ला भी एक नौजवान लड़का है, मतलब 17-18 साल का एज उन्होंने बताई नहीं, मेरा गेस है उनकी बातों से। तो वो चलता हुआ गया है उसी कंप्यूटर वाले कमरे में और वो कहता है मैंने कॉल की है मून को। मून उस वक्त कहीं मसरूफ़ था। 8:30 बजे वो कॉल करता रहा है, कॉल मून ने अटेंड नहीं की। उस कमरे में गपशप हो रही थी, सारे बैठे हुए थे, इसलिए वो साइड पे आ गया था। क्योंकि वो कहता है मैंने इसलिए इस कमरे में आया था कि कंप्यूटर मैंने ऑन किया कि कंप्यूटर के सामने बैठ के कॉल करता हूँ और जो जो सेटिंग वो बताएगा मैं सेटिंग कर लूँगा। कॉल अटेंड ना हुई, कहता है मैंने कंप्यूटर को शट डाउन किया और कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद मैं बाहर निकला। मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने कहा मैं ज़रा वॉशरूम हो लूँ, फिर सीधा कमरे में जाता हूँ। कहता है मैं जैसे ही बाहर निकला, चांदनी रात थी, ये सर्दियों के दिन है, आजकल सर्दियाँ पड़ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, कि मेरी निगाह बिल्कुल सामने ऊपर छत की तरफ गई, उस कमरे के ऊपर जो नए बने हुए कमरे थे सीमेंट के, उसी की छत पे मेरी निगाह गई। तो मैं हैरान रह गया कि मेरी आंखों ने देखा उसी छत के ऊपर एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की खुले बालों के साथ बगैर कपड़ों के अलिफ नंगी वहां पे खड़ी डांस कर रही है। मुझे लगा कि मेरी आंखों का वहम है, मेरी आंखों का धोखा है या क्या है। मैंने फिर से गौर से देखा तो ये धोखा नहीं था, ये हकीकत था। वहां पे बिल्कुल एक हसीनो जमील लड़की खड़ी थी, बिल्कुल नंगी, कपड़ों के बगैर, और उसने बाल खोले हुए थे और वो डांस कर रही थी। और लड़का कहता है मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया किसी इंसान में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी ठंड में, रात के टाइम, गांव के अंदर वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती होती है, कोई बगैर कपड़ों के इतनी ठंड में छत पे खड़ा हो जाए और डांस करना शुरू कर दिए। किसी इंसान के बस का काम तो नहीं है। वो कहता है खुद मैंने इतनी ज़्यादा मोटी जैकेट पहनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और ऊपर से ऐसे घर में जहाँ पे ऐसे वाक़यात होते हैं, घर के लोग खुद इन कमरों की तरफ नहीं जाते रात के टाइम में, दिन को भी जाते हैं तो 1-2 करके जाते हैं, अकेला कोई नहीं जाता। तो कोई औरत के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि रात को वो अकेली ऊपर छत पे खड़ी है और ना सिर्फ खड़ी है बल्कि नंगी डांस कर रही है। वो कहता है अभी मैं ये बातें सोच ही रहा था कि डांस करते करते वो मुड़ी है और उसकी निगाह मुझ पे पड़ी है, और जैसे ही उसकी निगाह मुझ पे पड़ी है, हम दोनों की आंखें टकराई हैं, तो कि बजाय मैं भाग पड़ता, मैं खौफजदा तो हो गया था कि मुझे दौड़ लगा जानी चाहिए थी, मैं हिल नहीं सका, मैं उसकी तरफ देखता रहा। तभी वो मुस्कुराई है और उसके मुस्कुराते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद, मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूं। और उसने उंगली के इशारे से यूं किया है जैसे बुलाता है किसी को। अब वो डांस करना बंद कर चुकी थी, उसके बाल खुले हुए थे, बहुत ऐसे रेशमी बाल थे जो रात के अंधेरे में भी ऐसे लग रहा था जैसे चमक से रहे हों। जब मुझे उसने इशारा किया तो बजाय डर, जो मैं डरा हुआ था, भागता, बेहोश होता, ऐसा लगा जैसा मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं। उसके इशारा करते ही उसने फिर सीढ़ी की तरफ इशारा किया कि सीढ़ी से ऊपर आओ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग उसके कंट्रोल में। उसने जैसे इशारा किया मैं खुद ब खुद मुड़ा और सीढ़ी की तरफ जाना शुरू हो गया। सीढ़ी के ऊपर चढ़ते 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 मैं उस छत पे पहुंच गया जो नीचे वाली छत थी।
और वो उस छत पे खड़ी थी जो सीमेंट वाली छत थी, 3-4 सीढ़ियां और ऊंचा। अभी तक वो उसी अंदाज में खड़ी हुई थी जैसे मेरा इंतजार कर रही हो कि ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच जाए। और मैं उस कच्ची छत के ऊपर चलता हुआ जा रहा हूं, जहां हम दिन को उस छत पे नहीं चढ़ते थे, गिर सकती थी वो छत। लेकिन मुझे इस वक्त डर नहीं था कि ये छत गिर सकती है। जिन छतों से मैं चलता हुआ जा रहा हूं ये खस्ता हाल है। मैं चलता चलता उस छत की उन सीढ़ियों की तरफ पहुंच गया जो 3 से 4 स्टेप की सीढ़ियां बनी हुई थी, और उसके बाद मैं सीमेंट वाली छत पे चढ़ जाता। तो मैं उन सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू हो गया, और उन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अब मैं बिल्कुल उस पक्की छत पे जाकर खड़ा हो गया। अब उसके और मेरे बीच में काफ़ी फासला था, लेकिन मैं उसको अब क्लियर देख पा रहा था। जिस निगाह से नीचे मैंने उसको खड़े होकर देखा था, एक वजूद को डांस करते हुए, नंगे वजूद को, अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि मैं खड़ा था और उसको देख रहा था कि एक लड़की है जो सामने खड़ी है और मैं खड़ा हूं। अभी तक उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल एक इंसान की तरह, जिस तरह चेहरा होता है, बिल्कुल उसका एक नॉर्मल सा चेहरा था। आंखें, नाक, मुंह, होंठ सब नॉर्मल इंसान की तरह। हां, उसका रंग बहुत वाइट था, ऐसा वाइट जैसे वो चमक रहा हो। उसका वजूद, रोशनी निकलती है जैसे वजूद से, इतना चमकीला वजूद होता है, ऐसा ही उसका वजूद था। और फिर मैंने देखा कि जब मैं उस छोटी सड़क से, छोटी छत से 3 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर वाली छत पे, पक्की सड़क पे आके खड़ा हो गया हूं, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं आगे नहीं बढ़ सका। मैं तो उसके कंट्रोल में था, मैं वो चाहती तो मैं आगे भी जा सकता, लेकिन वहीं पे मैं रुक गया तो वो मेरी तरफ चलना शुरू हो गई। बिल्कुल वो आहिस्ता से चल रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी आंखों में थी, हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब मेरी आंखें और कुछ नहीं देख पा रही थी सिवाय उसकी आंखों को, जो झपक नहीं, पलकें वो झपक नहीं रही थी। इसी तरह मेरी भी पलकें नहीं झपक रही थी, फ्रीज सी हो गई थी, रुक सी गई थी पलकें, कि वो चलती हुई बिल्कुल मेरे इतनी करीब आ गई कि अब उसके और मेरे बीच में तकरीबन कोई 2-2.5 फुट का फासला होगा। और वो गहरी सांस ले रही थी, एक अजीब सी सांस। वो मेरे सामने खड़ी थी, खुले बालों के साथ, गहरी सांस लेते हुए। और उसी लम्हे मैंने देखा उसके दोनों हाथ ऊपर उठे, ऐसे दोनों हाथ उसके बिल्कुल मेरे सीने पे आए, और उसने मेरे सीने पे दोनों अपने ऐसे हाथ रखते ही मुझे जोर से उसने धक्का दिया। बस उसने अपने हाथ उठाया, आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसके सीने की तरफ गया, अब्दुल्ला के सीने पे उसने हाथ रखे और उसने अब्दुल्ला को धक्का दे दिया। जैसे अब्दुल्ला को उसने धक्का दिया तो वो उड़ता हुआ, वो जो कच्ची छोटी छत थी जिसकी 3-4 सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर आया हुआ था, उसी कच्ची छत पे इतनी जोर से जाके गिरा कि नीचे कोई लकड़ी की ऐसी वो लगी हुई थी छत पे, जो पहले लकड़ियां लगाई जाती थी, कि वो खस्ता हाल थी कि वो निकली। छत शुक्र है नहीं गिरी, वो लकड़ी जो काफ़ी बड़ी थी वो वहाँ से इसके गिरने से टूटी या निकली और वो ज़मीन पे जाके गिरी, जिससे ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई, धमाका हुआ। अब्दुल्ला धक्का पड़ते ही जैसे ज़मीन पे गिरा, गिरते ही वो खौफ से, या उसको नहीं पता, वो बेहोश हो गया। घर वाले जो बैठे बातें कर रहे थे, रात की खामोशी और सर्दियों की रात हो तो थोड़ी सी भी बाहर कोई आवाज़ पैदा हो तो घर वाले सुन लेते हैं, हर घर में ऐसा होता है। वहाँ पे तो एक कमरे की बहुत बड़ी लकड़ी गिरी थी, जैसी ज़ोर से लकड़ी गिरी तो वो एकदम सारे चौंके कि ये क्या हुआ है बाहर। वो जल्दी से उठ के सारे बाहर आ गए तो देखा मट्टी उड़ सी रही है, ये कहाँ से है। तो ऐसे ट्रेस करना शुरू कर दिया, मट्टी को ट्रेस करते करते लगा कि कोई छत गिरी है, क्या हुआ है। अभी तक किसी के भी वहमो गुमान में भी नहीं था कोई छत पे अपना है जो इस वक्त बेहोश पड़ा है। वो इसी तरह ट्रेस करते कौन है क्या है, देखते 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 कि एक अब्दुल्ला के बाप ने कहा, 1 मिनट मैं छत पे देखता हूं ऊपर क्या हुआ है, क्या गिरा है। उसके वालिद छत की तरफ जाना शुरू हुए और जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के वो ऊपर छत पे पहुंचे, उस कच्ची छत पे, तो उनकी निगाह में उनका बेटा अब्दुल्ला सामने बेहोश पड़ा था।
और उनके मुंह से एकदम से ज़ोर से निकला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ये आवाज़ सुननी थी कि नीचे घर वाले जितने भी अफराद खड़े थे उन्होंने भी उस लफ्ज़ को सुन लिया जो उसका वालिद पुकार रहा था, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। वो समझ गए कि ऊपर कहीं अब्दुल्ला है, तभी उसका वालिद उसको पुकार रहा है। वो भी भागते हुए ऊपर पहुंचे, अब्दुल्ला को नीचे लेके आए। काफ़ी देर उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे और वहीं पे उसके वालिद साहब जो सऊदीया से आए थे, कुरान मजीद पढ़ के, आयात पढ़ के उसके ऊपर फूंकते रहे यहाँ तक कि आखिर अब्दुल्ला ने आंखें खोल दी। सबने खुदा का शुक्र अदा किया, उससे बातें करते रहे, नॉर्मल करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जो काफ़ी हद तक वो नॉर्मल हो गया तो उसके वालिद ने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद उसको होश आया था और तब खौफ का वो आलम अभी तक उसकी आंखों में सवार था। होश में आने के बावजूद, नॉर्मल होने के बावजूद वो अभी तक शदीद खौफजदा था और उसने बताया कि ये हुआ है मेरे साथ। और उसके बाद उसको 2 से 3 दिन शदीद बुखार रहा है। जिस दिन रात को ये वाक़या हुआ है उसके बाद तो अब सिलसिला मुस्तकिल शुरू हो चुका है उस घर के अंदर। अब्दुल्ला बताता है कि अब रात को वो अक्सर, उसने अपना कमरा चेंज कर लिया, पहले जिस कमरे में सो रहा था वो अब इतना खौफज़दा है उस कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में चला गया है, लेकिन अब भी रात को उसको औरत के हंसने की आवाज़ आती है, क्लियर। घर वालों से पूछता है औरत के हंसने की आवाज़ आ रही है? वो कहते हैं नहीं। वो कहता है मुझे क्लियर आ रही है। लेकिन तीसरे ही दिन घर वालों ने कहा नहीं, अब हमें भी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा है और कभी रो रहा है। जिस दिन से वो रात वाला वाक़या हुआ है उस रात से ही एक्टिविटीज़ तेज़ हो गई है उस घर के अंदर। घर के अफराद सारे परेशान हुए हैं। वो कह रहे हैं अब हवेली में बहुत ज़्यादा हरकतें हो रही हैं। जिस तरह पहले कभी कभी हो जाती थी बच्चे की हंसने बैठने रोने की, ये वो कुछ भी, अब तो मुस्तकिल हो रहा है, ऐसा जैसे रहना इस हवेली में मुश्किल हो गया है। तो अब्दुल्ला ने अपनी तस्वीर भी भेजी, मैं अभी तक मैंने देखी नहीं है, मैं स्टोरी सुनी है तो उसका मैं पढ़ता हूँ, चेक करता हूँ। उसके घर वालों ने सब ने कहा है कि आपका ताल्लुक़ है मदर साहब से, उनसे पता कीजिए प्लीज़, सारे माजरा उनको बताइए और हमारा जो घर है हमें क्लियर करवा के दीजिए। ये पहले से रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, हम भी इनके साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं अब लगता नहीं है कि हम रह सकें। जितनी वो तंग कर रहे हैं सबको, अब तो वो जिस तरह औरत फुफ्फो को नज़र आई थी उस कमरे के अंदर, इस तरह अब बच्चे औरत फुफ्फो से जब नक्शा पूछा कि उस औरत का, वो और औरत है जो कपड़ों के साथ जिसने दरवाज़ा खोला था, उसका चेहरा और है। अब्दुल्ला ने जिस लड़की को देखा था वो कह रहा है वो लड़की है, यंग सी लड़की, उसका चेहरा और है। और फुफ्फो ने जिसको देखा था वो औरत सी है, 35, 40, 45 साल की औरत। अब्दुल्ला जो बताता है वो 20, 22 साल, 18 साल की, जिस तरह यंग सी लड़की होती है, स्लिम एंड स्मार्ट, वैसी लड़की सी थी। अब उस घर के अंदर बेइंतहा हरकतें हो रही हैं, परेशान हैं वो लोग सारे। उन्होंने राब्ता किया और मुझे कहा है कि प्लीज़ उस घर को क्लियर करके दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मैं कहानी सुना दूँ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सुना दीजिए, लेकिन घर को क्लियर भी करके दीजिए। तो मैंने कहानी वो वाली जो अभी हो रही है, अभी सारे परेशान हैं, अब्दुल्ला को भी मैं देख के बताता हूँ सारा। उस घर के अंदर पहले भी मुझे पता लगा था उसके अंदर वाकई जिन्नात हैं और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह की होनी शुरू हो गई है और नुकसान का अमल शुरू हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो कॉल के ज़रिए यहाँ से बैठ के उनको घर क्लियर करके दूँगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ। ऑडियो का मसला आ जाता है क्योंकि अब जो कॉल करते हैं उसमें कैसे रिकॉर्ड करना है। खैर मैं कोशिश करता हूँ किस तरीके इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैंने इस तरह की कॉल कभी पहले रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह उनका घर जो है वो 110% गारंटी के साथ वो क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। ये कहानी थी जो मुझे मून ने भेजी, जो मैंने आपको सुनाई। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी जितनी कहानियाँ मेरे पास आई हुई हैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप उनको भी प्रोग्राम में शामिल करता रहूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जिसने पे आप अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज व्हाट्सअप पे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 92 पाकिस्तान का कोड है। आपके मुल्क में प्लस लगता है शुरू में या 00 लगता है, वो आप देख लीजिए। +92 और आगे नंबर है 313665
+92313655500। मैं रिपीट करूँगा, +9231365550। उर्दू में +923136655500। आखिरी लफ्ज़ आप कहानी लिख के भेजें या आप कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने लाजमी लिखना है, कहानी उर्दू में या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, स्टोरी, STORY, स्टोरी या कहानी, आखिरी लफ्ज़ आपने लाजमी लिखना है। क्योंकि मुझे बेइंतहा मैसेज आए हुए होते हैं जब भी मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ, जब मैं देखता हूँ कहानी या स्टोरी लिखा हुआ है, उन मैसेजेस को मैं सबसे पहले खोलता हूँ और नंबर दे के महफूज कर लेता हूँ। एक दो लोगों ने झूठ में स्टोरी लिख दिया और मैसेज उनके अपने थे, उनको मैंने जवाब ही नहीं दिया, और झूठ नहीं बोलना। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी जो है हॉरर स्टोरी में शामिल हो जाएगी। तो आज की इस हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।